Good morning to all of you. In the previous lecture, we have discussed about the liberalization and its impact in Indian economy. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिबरलाइजेशन क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन डिस्कस किया था और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के स्टेप्स क्या थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो 6 स्टेप थे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है हम आज डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल एनालिसिस। सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके नीड्स क्या हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम इसका इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस और नीड, प्रोसेस इसकी, लिमिटेशंस और लेवल ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, इतनी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स, की एनवायरमेंटल एनालिसिस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस की, तो एनवायरमेंट का मतलब हमारे पास यहाँ नेचुरल वाला एनवायरमेंट नहीं है। यहाँ पर एनवायरमेंट का मतलब है हमारे पास जो आपके बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जो आपके बिजनेस वर्ल्ड से या ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एनालिसिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस which examines all the components, internal or external, that has an influence on the performance of the organization। यहाँ पर एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब है कि वो सारे फैक्टर जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उनका कोई भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, उन सारे फैक्टर्स का एनालिसिस ही कहलाता है एनवायरमेंटल एनालिसिस। जब हम ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो चाहे वो फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर। अब जैसे जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली, ऑल इंटरनल फैक्टर्स which influences your organization is are called internal factor, and external factors are those factors which influence your organization. All those external factors which influence your organization are called your external environmental factor। मतलब कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर, बहुत सी चीजें जैसे आपके सोशल हैं, आपकी सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, आपके कल्चरल इन्फ्लुएंस करता है, आपके टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस करता है, ये सारे के एक्सटर्नल फैक्टर्स हम बता रहे हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनका सारा हम एनालिसिस करेंगे आगे धीरे धीरे। ठीक, इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटजीज होती हैं, आपके वर्कर्स हो सकते हैं, आपके मैनेजमेंट्स हो सकते हैं, आपके पॉलिसीज हो सकती हैं,
ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं। एक चीज और, जो फैक्टर्स इंटरनल होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर, वो हो जाते हैं कंट्रोल। मतलब कि अगर आपके इंटरनल फैक्टर हैं तो वो कंट्रोल हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर। जो इंटरनल फैक्टर होते हैं उनको आप कंट्रोलेबल फैक्टर भी कह सकते हैं। और इसके अपोजिट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं हम उन सब का एक एनालिसिस किया जाता है। जब भी आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। तो इन्हीं फैक्टर्स का एनालिसिस ही कहलाता है एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक, तो ये तो हो गया एनवायरमेंटल एनालिसिस के बारे में। नाउ द इंटरनल कंपोनेंट्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस एंटिटी, वेयर एज द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं, जो आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि आपके जो इंटरनल फैक्टर हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है, उसके बारे में आपको जब इंटरनल फैक्टर्स का एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है। सिमिलरली ऐसे ही जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और किन किन फैक्टर से आपको नुकसान हो सकता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, थ्रेट माने आपको नुकसान होता है, थ्रेट माने नुकसान मतलब कि धमकी देना। ठीक, तो यहाँ धमकी मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको धमकी देगा, थ्रेट का मतलब होता है कि आपको उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर। तो इनका भी आपको एनालिसिस करना होता है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर देखा जाए तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली द एनवायरमेंटल एनालिसिस इज अवेयरनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द सक्सेस। मतलब कि आपको सभी फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए क्या है, आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में, एनालिसिस के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि एनवायरमेंटल एनालिसिस की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, हमको इसको क्यों एनालिसिस करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। व्हाट इज द नीड ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, ये कैसे इंपॉर्टेंट है और हमें इसका एनालिसिस क्यों करना चाहिए। तो लेट अस सी। पहला, दे हेल्प द मैनेजर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली देन अदर ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो आपने कुछ अपने टारगेट डिसाइड कर रखे होंगे, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं या आप कहीं जॉब करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करने होते हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो उसको टारगेट दिया जाता है कि आपको ये इतना टारगेट फुलफिल करना है। तो जब वो टारगेट फुलफिल करेगा तो आपको ये मिलेगा, आपको यू विल अचीव दिस इफ यू विल कंप्लीट दिस, आपको ये मिलेगा अगर आप ये करेंगे। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जो आपका अगर एनवायरमेंट है, अगर आपको लोगों के बारे में पता नहीं होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं होगा, आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता नहीं होगा, ठीक, तो आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो अगर आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस आता है, आपने अपने एनवायरमेंटल एनालिसिस किया है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे, जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आपको आगे रखेगा। आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आपको कंपटीशन का जमाना है, आपको आगे रहना पड़ेगा। ठीक, तो आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आगे रहने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए
एनवायरमेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। दूसरा, एन एंटरप्राइज कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव अनलेस इट अडॉप्ट इटसेल्फ टू एनवायरमेंटल चेंज। कोई भी एंटरप्राइज तब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाता है जब तक कि वो उसमें चेंजेस के अनुरूप अपने आप को ढाल ना ले। मान लीजिए कि जैसे आपने कोई अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, ठीक, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो, और आपने उसको अडॉप्ट, कुछ कॉम्पिटिटर हैं उनसे पीछे छूट जाएंगे। तो क्या होता है कि आपको चेंजेस जरूरी हैं। जब तक कि आप अपने आप को चेंजेस नहीं करेंगे, मैंने कल जो बताया था तो उसमें बताया था कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो देन यू शुड बी फ्लेक्सिबल, योर स्ट्रेटजी शुड बी फ्लेक्सिबल। आपकी स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि अगर कभी इफ देयर वुड बी एनी chances to change in the future, so you can make those changes to get your organizational objective। अगर भविष्य में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो जरूरी हो तो आपकी स्ट्रेटजीज कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आपको उसको चेंज कर सकें। ठीक, तो ये हमारे पास आपके एनवायरमेंटल चेंज को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली, इफिशिएंटली और दूसरे को कम्पीट करके अचीव करना है तो आपको एनवायरमेंटल चेंज के लिए आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ठीक, नाउ systematic analysis enables the managers to predict the future and to have enough time for other activities. This minimizes the time pressure of the manager। अगर आप इन्वायरमेंटल एनालिसिस का प्रॉपर, रेगुलर, सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस करते रहते हैं तो आपको आने वाले टाइम का भी पता चल जाता है, मतलब कि क्या क्या चेंजेस है उसकी पॉसिबिलिटी आप लगा सकते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि अगर हमने अभी ये चेंजेस किए हैं तो रिजल्ट ये निकल सकता है। आप फोरकास्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप दूसरी एक्टिविटीज है उनके लिए भी टाइम निकाल लेंगे, जो दूसरी एक्टिविटीज है उनके लिए भी टाइम निकाल लेंगे और आपके पास टाइम प्रेशर भी कम हो जाएगा। आपके पास जो टाइम प्रेशर, मान लीजिए आपको टारगेट दिया गया है 1 महीने का, और अगर आपने सही चीजें से जितने भी फैक्टर्स हैं उनका एनालिसिस अच्छे तरीके से किया है तो हो सकता है आपको उसको विद इन द टाइम कर लें और आपके पास टाइम प्रेशर कम हो जाएगा। फिर पता चले कि आप एनालिसिस किए नहीं और एंड मोमेंट पर आकर के आप एनालिसिस करने बैठे तो टाइम प्रेशर हो जाता है कि मुझे विद इन द मंथ आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, नाउ आई डोंट हैव टाइम, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, because you did not analyze the factors that influence your organization। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं आपने उन फैक्टर्स का अभी तक एनालिसिस ही नहीं किया। तो इस वजह से अगर आप सिस्टमैटिक एनालिसिस करते रहेंगे तो आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं फ्यूचर का, और उससे अपना टाइम प्रेशर भी कम कर सकते हैं, दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप सारा टाइम एक ही सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम कैसे निकालेंगे? तो देन यू हैव टू मैनेज योर टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आपको अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि सभी सब्जेक्ट्स आपके हो जाएं। ठीक, so this is very important, systematic analysis is important for your environmental analysis। ये तो हो गया इसके इंपॉर्टेंस और नीड की बात। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस का प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस? आप कैसे एनवायरमेंटल का एनालिसिस करेंगे? द फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटिटी आर टू बी आइडेंटिफाइड to improve its position in the market। The identification is performed at various levels, that is company level, market level, national level and global level। सबसे पहला काम है आपको जो फैक्टर्स आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले मतलब
कि जैसे जब कभी कुछ आपके घर में होता है तो क्या करते हैं, आपके घर में कोई सामान टूट गया, ठीक, किया जाएगा, उसको ढूंढा जाएगा। जैसे चोरी होती है तो उसको क्या करना, इज योर एनालिटिकल पावर, आपकी एनालिटिकल पावर होना चाहिए एनालिसिस करने की, तब आप उसको पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो फैक्टर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, और अगर आपका बिजनेस ग्लोबल लेवल का है या नेशनल लेवल का है या लोकल लेवल का है या आपकी छोटी सी दुकान भी है, तो आपको हर लेवल पर आपके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर ग्लोबल लेवल पर है तो आपको ग्लोबल लेवल पर भी आपके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका नेशनल लेवल की कंपनी है तो आपको नेशनल लेवल पर उन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के जहां तक आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिचनेस है वहां तक आपको सारे चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे मार्केट लेवल पर हो, मान लीजिए अगर मार्केट में प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट सही से मार्केट में नहीं जा रहा, तो फिर आपको उस हिसाब से उसके फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। नेशनल लेवल पर आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर अगर आपकी कंपनी है तो उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। आपके लिए क्या क्या कंपटीशन है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। वो सारे फैक्टर जो आपको बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां की पॉलिसी, वहां का एनवायरमेंट, शिपिंग कॉस्ट, वहां के टैक्सेस, ये सारे फैक्टर्स, तो आपको ये सारे के सारे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देख एक्सपोर्ट के रूल्स क्या हैं, कैसे होगा, यहाँ से भेजेंगे तो कौन से रूल्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ये पता ना हो कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कितना टैक्स लगेगा, आपको अभी पता नहीं है, और आपने एक्सपोर्ट के लिए सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो पता चला कि जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट कहेगी कि आपने ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की या ये एलिजिबिलिटी आपकी पूरी नहीं है, तो हो सकता है आपका बिजनेस या आपका एक्सपोर्ट ना हो पाए, ठीक, या हो सकता है फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाए। तो ये क्या हुआ, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। तो आपको सारे वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, स्कैनिंग एंड सेलेक्टिंग रिलेवेंट एंड की फैक्टर्स। स्कैनिंग implies the process of critically examine the factors that highly influence the business, as all the factors identified in the previous step affect the entity with the same intensity। अब देखिए, पहले तो आपने सारे फैक्टर्स को इकट्ठे कर लिए, आपने पहले सारे फैक्टर्स को इकट्ठे कर लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स आपकी कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब उनमें से जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनमें से सबसे ज्यादा जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कौन सा है। पहले आपने फैक्टर्स इकट्ठे किए कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें से अब आपको स्कैनिंग करनी है। मान लीजिए कि आपने 10 फैक्टर इकट्ठे किए, आपने 10 फैक्टर इफेक्ट किए जिससे आपके बिजनेस को प्रभाव, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस हो सकता था। अब उसमें से देखना कि कौन से सबसे ज्यादा कर रहा है, कौन से सबसे कम कर रहा है, ठीक। आपको क्रिटिकली का मतलब बहुत ध्यान से देखना है। क्रिटिकली का मतलब आपको बहुत ध्यान से वो सारे फैक्टर्स को क्या करना है, एग्जामिन करना है जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे थे, ठीक। अगला, डिफाइनिंग वेरिएबल्स फॉर एनालिसिस। डिफाइनिंग वेरिएबल्स फॉर एनालिसिस। नाउ in this step a careful analysis of all the environmental factors is made to determine their effect on different business levels and on the business as a whole. Different tools available for the analysis include benchmarking, Delphi technique and scenario building। ये कुछ टेक्निक्स हैं, आगे हम देखेंगे। अब इस थर्ड स्टेप में आपको जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको एनालिसिस करना है कि ये बिजनेस के किस लेवल पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, बिजनेस के
किस लेवल पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब कि जो आपने फैक्टर निकाले, पहले तो सबसे सारे फैक्टर निकालिए, आपने 10 फैक्टर निकाले, 10 में से आपने 2 या 3 फैक्टर ऐसे निकाले जो हाईली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो हाईली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब आपको ये एग्जामिन करना है कि जो फैक्टर ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या ये पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर एक बिजनेस के डिपार्टमेंट को या एक पर्टिकुलर किसी एक डिवीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो क्या ये पूरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका इम्पैक्ट पूरे बिजनेस पर पड़ रहा है या किसी पर्टिकुलर एक डिवीजन पर पड़ रहा है। ठीक, तो आप उस वेरिएबल का एनालिसिस करेंगे। नाउ यू हैव टू एनालाइज दोज वेरिएबल्स व्हिच इन्फ्लुएंस योर बिजनेस एज ए होल और ए पर्टिकुलर डिवीजन। ठीक, वो कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे बेंचमार्किंग होती है, डेल्फी टेक्निक होती है और सिनारियो बिल्डिंग। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि जो फैक्टर आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो वेरिएबल, वो एज ए होल आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पार्ट में, डिवीजन में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। So this is the third step of environmental analysis. Now the next is using different methods, techniques and tools. अब आपको different, आपने वेरिएबल एनालाइज कर लिया कि कौन सा आपको उसमें लग रहा है। अब आपको देखना है कि कौन सा टूल इसमें आपको लगाना है, आपको इसमें कौन सा टूल लगाना है। जैसे आपको सिनेरियो बिल्डिंग लगाना है या बेंचमार्किंग लगाना है या नेटवर्क एनालिसिस लगाना है या कोई और ऐसी टेक्निक लगानी है, जैसा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, आपको सर्वे करना पड़ सकता है या कोई हिस्टोरिकल इंक्वायरी कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड लगा सकते हैं या आप कोरिलेशन लगा सकते हैं, रेग्रेशन लगा सकते हैं। ये सारे के सारे कुछ टूल्स, कुछ स्टैटिस्टिकल हैं और कुछ स्टैटिस्टिकल नहीं है। ये आपको मेथड आप देखिए, अभी आप जैसे बीबी वगैरह कर रहे हैं, तो जब आप अगर जॉब करने कहीं जाएंगे, जब आप कहीं जॉब करने जाएंगे, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, दो तरह की बातें होती हैं। गवर्नमेंट में आप जाएंगे तो वहां अगर मैनेजमेंट लेवल पर जाएंगे तब इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्राइवेट में आप प्रमोट हो गए कहीं मैनेजर या कहीं और ऊपर पहुंच गए, तो फिर आपको ये सारी टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। आपने अगर कभी देखा हो तो किसी कंपनी का जो एनुअल प्रेजेंटेशन होता है या उसके मैनेजर या डायरेक्टर जो प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें कुछ ग्राफ, कुछ टेक्निक्स, ये सारी की सारी चीजें दिखाई जाती हैं। वो यही टेक्निक्स होती हैं। जैसे आप यहाँ पर ये बेंचमार्किंग वगैरह दियो ना, एक कंपनी जो सिक्स सिग्मा क्वालिटी वगैरह देखती है, सिक्स सिग्मा क्वालिटी के लेवल को देखती है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि बेंचमार्किंग क्या होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे हम अपने उन वेरिएबल्स का एनालिसिस करने के लिए। हम अपने वेरिएबल्स का एनालिसिस करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने अभी बताई, जैसे कि सिनेरियो बिल्डिंग है, बेंचमार्किंग है, नेटवर्क मेथड। नेटवर्क मेथड अभी आप जब आगे जाएंगे तो आपके ऑपरेशन रिसर्च में नेटवर्क एनालिसिस होता है। मतलब कि इसको हम प्रोजेक्ट, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकता है सब्जेक्ट भी होगा, और उसमें नेटवर्क एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च में भी, मतलब कि आपका अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसमें कितना टाइम लग सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करेंगे। ठीक, तो ये आपको टूल्स और टेक्निक्स आपको अपनाना पड़ेगा। अगला स्टेप है फोरकास्टिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, lastly the impact of the various variables is to be forecasted। जब ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर लेते हैं, टूल्स और टेक्निक्स लगा लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपका जो वेरिएबल था वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट डाल रहा था। मतलब कि जो फैक्टर था वो इंडिविजुअली किसी डिवीजन में कर रहा था या होल बिजनेस कर रहा था, या पॉजिटिवली उसका इम्पैक्ट था या नेगेटिवली उसका इम्पैक्ट था। उसका इम्पैक्ट क्या था, ये आपको एक अंदाजा लग जाएगा जब ये सारी टेक्निक्स आप अपना लेंगे। जब ये टेक्निक्स आप अपनाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा उस वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था हमारे बिजनेस पर। नाउ डिजाइनिंग प्रोफाइल्स, इंटरनल एरियाज और रिकॉर्डेड इन स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस प्रोफाइल। याद रखिएगा सैप, स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस प्रोफाइल, ये शॉर्ट फॉर्म है, कभी कभी हो सकता है पूछा भी जाता है।
अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तो तैयार रहिएगा, उसमें बहुत डीप नॉलेज चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान दीजिएगा। इंटरनल एरियाज आर रिकॉर्डेड इन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल एंड एक्सटर्नल एरियाज आर रिकॉर्डेड इन एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ई टॉप, ये भी हो सकता है आपके सिलेबस में होगा। दीज टू प्रोफाइल्स आर डिजाइन्ड एंड कंबाइंड इनटू वन। एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती है दैट इज सैप, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल, इसको सैप बोलते हैं, और एक होता है ईटॉप, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पॉलिसीज या उसको हम बोल सकते हैं टेक्निक्स हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। इंटरनल क्या होता है, जो आपका सैप होता है, वो सैप आपका इंटरनल है, और जो ईटॉप है वो आपका एक्सटर्नल है। इंटरनल और एक्सटर्नल का कंबाइंड एनालिसिस आपको करना है। सैप में क्या करेंगे, आप इंटरनल फैक्टर्स को, सैप में आप इंटरनल फैक्टर्स को इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और ई टॉप में आप क्या करेंगे, आप इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिकॉर्ड करेंगे, और फिर उन दोनों को आप मिला देंगे। इंटरनल में आप सैप जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें इंटरनल फैक्टर्स का एनालिसिस होगा, और जब ई टॉप करेंगे तो आपको उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का। सैप का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके जो इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस है वो सारे फैक्टर्स आपको उसमें एनालाइज कर लेंगे, और ई टॉप में जो आपके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं आप उनका एनालिसिस कर लेंगे, और फिर हम उन दोनों को मिला देंगे, आप उन दोनों को मिला देंगे। नाउ स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड रिपोर्टिंग राइटिंग आफ्टर एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, a strategist knows the actual situation and can make some future forecasting based on the environmental analysis। अब जब आपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का एनालिसिस किया, उनको मिला लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब आप इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है। नाउ अगर आप ये सब जानते हैं तो नाउ यू आर इन द पोजीशन टू मेक अ डिसीजन, नाउ यू आर इन द पोजीशन टू मेक अ डिसीजन। अब जो है आप क्या होगा, अब आप डिसीजन बनाने के एलिजिबल हो गए हैं। अब आप जो भी डिसीजन देंगे उसको आप अप्लाई कर दीजिए, आप जो भी डिसीजन देंगे आप उसको अप्लाई कर दीजिए। जो भी डिसीजन आपने लिया है सारा एनालिसिस के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस विच इंक्लूड 7 स्टेप्स। नाउ अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं, environmental analysis suffers from certain limitations also, these limitations are as follows। environmental analysis में कुछ limitations भी हैं, और वो क्या क्या हैं वो देखिए। पहला, lack of forewarning of unforeseen events। unforeseen मतलब कि बिना देखे हुए। environmental analysis does not predict the future, ये फ्यूचर का अनुमान नहीं लगा सकता। इट डज नॉट एलिमिनेट अनसर्टेनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से कभी कुछ भी हो जाता है, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, कोई भी चीज अचानक से हो जाती है तो वो उसको हटा नहीं सकता। अचानक से उसको धीरे धीरे वो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अचानक से कोई चीज आ जाए तो यू कैन नॉट एलिमिनेट दैट योर प्रॉब्लम। आप फ्यूचर के लिए आप कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि आप उसको पूरा प्रेडिक्ट करके बता पाएंगे और उसको पहले ही हटा देंगे। मतलब कि अगर कोई आपको उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पहले से हटा नहीं सकते, तो ये अब वो हो ही ना, ठीक है ना। नाउ नो एश्योरेंस एज टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। और एक चीज और, आपने जब ये डिसीजन लिया है, एनवायरमेंटल एनालिसिस डज नॉट इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इट एक्ट्स ओनली एज इनपुट्स इन स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जो आपने डिसीजन लिया, आपने इतना सब कुछ कर लिया, आपने सैप कर लिया, ईटॉप कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो डिसीजन लिया हो वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही निकले। हाँ ये है कि आपने अपना एफर्ट डाला, एज ए इनपुट की तरह वो काम करता है, आपकी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होगी, उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कंपल्सन नहीं है कि वो उतना सक्सेस हो। ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं। आपका जरूरी नहीं है कि जो आप उसमें स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं उसका सक्सेस हो या ना हो, वो डिपेंड करेगा आपके आगे की कंडीशंस पर, ठीक। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द
एनवायरमेंटल एनालिसिस। नाउ नॉट फुली रिलायबल, पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। नॉर्मली people place too much reliance on the information collected through environmental scanning, but in practice it is not so. When there is overloading of information, one is likely to get confused. नॉर्मली क्या होता है कि जब वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं और वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा कलेक्ट हमने क्या किया था, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एनालिसिस किया था, डेटा कलेक्ट किया था, उसको स्टैटिस्टिकल टूल्स अपनाए थे, सारा सब कुछ लगा करके हमने डिसीजन लिया था। तो जब हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे अब तो हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन इन प्रैक्टिकल ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, ये प्रैक्टिकल में सही नहीं होती हैं। जो जरूरी नहीं है कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें जो आपने सब कुछ एनालाइज किया है उसमें आपको सब कुछ आता हो, जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल में बहुत अलग होती हैं चीज़ें। जैसे आप देखें कि जब आप ये पूरी बीबीए की पढ़ाई कर लेंगे तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है हो सकता है जब आप जॉब में जाएं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब ये ईटॉप सैप वगैरह करके एनालिसिस करते हैं और आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, पूरी स्कैनिंग कर ली, तो पीपल उसमें बहुत रिलैक्स हो जाता है, कि अब मैं सब कुछ जान गया। जैसे क्या होता है, बच्चे अगर एक दो चैप्टर तैयार कर लिए तो सोचते हैं कि बस हमने पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूछ लो कहीं से भी पूछ लो। आज वही जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर कहते हैं ये तो पढ़ाया नहीं गया, ये तो पढ़ाया नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल चीज अलग होती है और थ्योरेटिकल चीज अलग होती है। तो क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी कभी ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन आपकी जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही जब बच्चों को थोड़ा बहुत आ जाता है ना तो क्या हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन की ओवरलोडिंग से लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपकी एनवायरमेंटल एनालिसिस है पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, absence of strategic approach. Success of any organization lies in adventure and strategic risk taking. So this analysis should be strategically done. मतलब कि आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। इसका मतलब कि आप जितना रिस्क लेंगे उतने ही आपके प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। दोनों चीजें हैं, हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन। जब हाई रिस्क हाई गेन की बात करते हैं, हाई जब रिस्क लेते हैं ना तो गेन तो हाई होता ही लेकिन लॉस भी हाई ही होता है, फिर वो लॉस भी हाई ही होता है। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिस्क लेने की स्ट्रेटजी ज़्यादा होती है, उसमें क्षमता ज़्यादा होती है, तो उसके प्रॉफिट लेने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो जब भी ये चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेटजिकली डन, आप इसकी प्रॉपर प्लानिंग बना करके करिए। उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो, उसको पहले से डिस्कस कर लिया हो, हर चीज़ चेक कर लिया हो। विदाउट प्लान के आप उसको इम्प्लीमेंट मत कीजिए, आप प्लान बना करके कीजिए। बिना प्लानिंग के करेंगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब ये जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है किस किस लेवल पर हो सकती है, 3 लेवल पर हो सकती है। एक तो आपकी फर्म लेवल पर, दूसरी इंडस्ट्री लेवल पर, तीसरा मैक्रो लेवल पर। फर्म लेवल में क्या होता है, जो आपका केवल ऑर्गेनाइजेशन है, केवल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें आपके होते हैं इट्स competencies, capabilities, resources and competitiveness strength। जब आप केवल एक कंपनी का मतलब कि फर्म लेवल पर करते हैं तो आपके इसमें जितनी क्षमताएं होती हैं, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, आप केवल उन्हीं का एनालिसिस करते हैं, आप फिर उन्हीं का एनालिसिस करते हैं। जैसे आपका केवल एक छोटा सा बिजनेस चल रहा है तो आपके उससे रिलेटेड कितनी चीजें होंगी, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होगी, ठीक। आप उन फैक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। तो ये पहला तो हो गया फर्म लेवल पर। दूसरा होता है इंडस्ट्री लेवल पर। इंडस्ट्री लेवल का मतलब है कि अब आपको बड़े, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री
टाटा इंडस्ट्री हो गई, ठीक है ना। तो ये जो कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जब इस पर होता है तो इनको फिर थोड़ा और ज्यादा चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। क्या क्या? इनको सप्लायर्स को देखना पड़ता है, इनके अपने कंपटीटर्स को देखना पड़ता है, इनके अपने प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स को देखना पड़ता है, इनको अपने कस्टमर्स को देखना पड़ता है। तो इनको ये सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ता है। देखिए, जब आप फर्म लेवल पर करते हैं तो आपको केवल अपने रिसोर्सेज, कॉम्पिटिटिवनेस, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस, इन फैक्टर्स का एनालिसिस करेंगे। लेकिन जब आप थोड़ा और बड़े लेवल पर जाएंगे, इंडस्ट्री लेवल पर, तो ये तो सारी चीजें करेंगे ही करेंगे। आप कॉम्पिटिटिवनेस, रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ वीकनेस ये तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ही आपके सप्लायर्स का, सब्स्टिट्यूट का, कस्टमर्स का, आपको ये सारे भी आपको फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री लेवल पर थोड़ा सा और एनालिसिस आपका बढ़ जाएगा। अब यही अगर आप एक्सटर्नल या मैक्रो लेवल पर करेंगे, एक्सटर्नल या मैक्रो लेवल पर करेंगे, तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? जो चीजें फर्म और इंडस्ट्री में वो तो सारी देखेंगे ही देखेंगे, साथ में उसके और भी चीजें जुड़ जाएंगी। क्या? इकोनॉमिकल फैक्टर जुड़ जाएंगे आपके, डिमोग्राफिकल फैक्टर जुड़ जाएंगे आपके, सोशल फैक्टर जुड़ जाएंगे आपके, कल्चरल फैक्टर जुड़ जाएंगे आपके, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर जुड़ जाएंगे आपके, ग्लोबल फैक्टर्स जुड़ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जुड़ जाएंगे। इन फैक्टर्स का भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको इन फैक्टर्स का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एनवायरमेंटल एनालिसिस कर पाएंगे। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस 3 लेवल पर होती है, फर्म लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर और मैक्रो लेवल पर, या आप जिसको कहते हैं एक्सटर्नल लेवल पर। जो इंडस्ट्री लेवल है वो भी आपका इंटरनल लेवल भी लगभग होता है, ठीक है ना। तो आप 3 लेवल पर एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। जब आप एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस करते हैं ना, तो आपको शुरू पहले फर्म लेवल से चालू करना पड़ता है। मान लीजिए कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहां चेक करेंगे, फिर देखते हैं कि अगर उसका इम्पैक्ट कहीं दूसरी जगह पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी वजह से जहाँ वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप वहां पर भी उसका एनालिसिस करते हैं। फिर देखते हैं अगर वहां नहीं है तो फिर क्या और नेशनल लेवल पर हो रही है। तो ये आपके धीरे धीरे एनालिसिस करना पड़ता है आपको, मतलब कि स्मॉल लेवल से चालू करते हैं और फिर उसको ग्रेटर लेवल तक पहुंचते हैं, ठीक। अब देखिए मैक्रो लेवल में क्या होगा, दीज कंपोनेंट्स ऑफर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फॉर द फर्म, इट्स कंपोनेंट्स आर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल। ये आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट प्रोवाइड करते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पर जब एनालिसिस करते हैं तो आपको दोनों चीजें होती हैं, यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होती हैं और आपको इश्यूज भी हो सकते हैं। इश्यूज का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। माइक्रो लेवल पर क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दी, कंपटीशन, सप्लायर, चैनल, मैन पावर, ठीक है ना। और ये दो दो लेवल पर होता है, एक तो इंडस्ट्री लेवल पर होता है, एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर, जस्ट मैंने अभी बताया। फर्म लेवल पर जब आप करेंगे तो आपको इसमें क्या देखना पड़ेगा, आपको फंक्शनल मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, आपके पर्सनल जो व्यक्ति लोग हैं वहां पर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, आपका मार्केटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही, आपका प्रोडक्ट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके फाइनेंशियल कंपोनेंट सही है कि नहीं, ये सारा आपको वहां पर एनालिसिस करना पड़ता है। नाउ दीज आर द इन्वायरमेंटल लेवल, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे पास जो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं उनके बारे में कि कैसे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ, ये बाद में पढ़ेंगे, जो कुछ टेक्निक्स हैं हम वो पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है ना। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। Forecasting is the art of predicting the future value of a random variable, that is a variable with more than one possible outcome। जब हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। इसके अब फोरकास्टिंग में क्या होता है कि हम अपने एक सेल्स का अनुमान लगाते हैं, कितनी डिमांड हो सकती है, हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग है जो जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ये मोस्टली इंटरनल पार्ट होता है, ये मोस्टली इंटरनल पार्ट होता है, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि हम गैस करते हैं, वी गैस द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन से। अब जैसे क्या होता है कि जब कभी कभी आपने देखा कोई त्यौहार या सीजन आने वाला होता है तो कंपनी पहले से ही काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर लेती है, प्रोडक्शन आप बढ़ा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो इसलिए ताकि उनको लगता है कि सीजन आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेना चाहिए। और फोरकास्टिंग
आपका जो प्लानिंग बनाते हैं उसका एक बेस होता है। जो फोरकास्टिंग होती है उसको प्लानिंग का बेस होता है। अब जैसे हमने बताया कि अगर मान लीजिए होली का त्यौहार आ रहा है, होली के त्यौहार में जो आप जो है फोरकास्टिंग करेंगे तो उसमें जितने भी फूडिंग टेक्निक्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें अपनी पागल है और कंपनी पसीना में आएगा पैरों में, ताकि मम्मी पागलों की सुनी हो। कंपनी में कैसे क्या इस्तेमाल करना है उसका हम देखते हैं, ठीक है ना। नाउ फोरकास्टिंग is an operational research technique used as a basis for management planning and decision making। जो फोरकास्टिंग होती है उससे हम अपनी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिलती है। जो फोरकास्टिंग है उसमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, ठीक। और मम्मी शीत पागल की रेसिपी लग रही है। नाउ इसके करेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज कंसर्न विद फ्यूचर इवेंट्स। इसमें हम अपने फ्यूचर इवेंट्स को जो है उससे रिलेटेड होता है। इट इज नेसेसरी फॉर प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्लान करते हैं तो आपको फ्यूचर का अनुमान लगाना या प्रेडिक्ट करना जरूरी है। द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स हैज टू बी कंसिडर्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस। उस फ्यूचर का हमारी प्लानिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हमें इसमें कंसीडर करना पड़ता है। जो हम फ्यूचर में प्रोडिक्शन करते हैं और उसी प्रोडिक्शन के बेस पर हम प्लानिंग करते हैं, तो क्या उस प्रोडिक्शन का हमारी प्लानिंग पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें ये देखना पड़ता है। ये हम इसके और इसका क्या फीचर है, ये हम इसमें फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को गेस करते हैं। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो गेस करते हैं कि आपके इतने परसेंट आ जाएंगे, आप गेस करते हैं कि आप पास हो जाएंगे, गेस करते हैं कि आपकी बैक लग सकती है। इस तरह के ये गेस होते हैं फ्यूचर में। आपने जो प्लानिंग की थी, प्लानिंग आपने एग्जाम की प्लानिंग की, उसके बाद पर आप गेस करते हैं कि हमने ये हो सकता है। नाउ इट कंसीडर्स ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न। इसमें हमें उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। हमें वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो हेल्प फोरकास्टिंग। जो आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जैसे आप मॉनिटर करते रहे, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप मॉनिटर करते रहते हैं कि इसमें अब क्या हो सकता है, तो वो भी आपको उसमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग की प्रोसेस क्या है, लेट अस सी। Throughout preparation of foundation means the very purpose of through preparation of a foundation is that the forecasting based on the foundation। जो फाउंडेशन आपकी जो नींव होती है, जो बेस होता है, वो आपका काम करता है फाउंडेशन के लिए। जो आपका बेस होता है आपको वो तैयार होता है। फोरकास्टिंग क्या है, आपकी नींव तैयार करती है। जैसे आप कोई भी चीज प्लान बनाते हैं तो वो उसका बेस होता है। प्लान किसी भी चीज, अगर कोई प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो जो आप प्लानिंग करते हैं दैट इज बेस फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट, आपका एज ए बेस का काम करता है। नाउ एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, द ब्राइटनेस ऑफ फ्यूचर पीरियड कैन बी एस्टिमेटेड इन consultation with the key personnel and it may be communicated to all the employees of the business unit। आपको अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उस फंक्शन या आपके प्रोजेक्ट या प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मान लीजिए आपको अपने प्लानिंग की है या फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि इस साल मुझे अपनी सेल को इंक्रीज करना है। नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर सेल इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-22। so you have to communicate with all the sales person and the marketing person of your department। अगर आपको 2021 में अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, आपने प्लान कर रखा है, देन यू हैव टू कम्युनिकेट विद ऑल योर एम्प्लॉयज। आपको अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि उनको आपकी प्लानिंग के बारे में पता लगे। आपको जो आपने बनाया है प्लान, ये जो फोरकास्टिंग की है, आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक। कलेक्शन ऑफ रिजल्ट, रिलेवेंट रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन टू कलेक्ट द रिजल्ट। आपको अपनी प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके बेस पर एनालाइज करना पड़ेगा। और फिर वो सारे रिजल्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तब फिर आप देखेंगे कि उसका हमने जो प्लानिंग किया है वो कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। हमने ऐसा नहीं हवा में प्लान कर लिया। ऐसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, प्लान करते हैं
बहुत ही हवा में उड़ते हैं वो। तो वो ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं, पता नहीं वो कभी भी सक्सेस होती है या नहीं होती। प्लानिंग का मतलब होता है आप जो चीज करने जा रहे हैं उसका आप न्यू फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। प्लानिंग इज दैट। ऑर्गेनाइजेशन, जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। मतलब वो उस प्लानिंग के ऊपर फिर आपके क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारा सब कुछ प्लानिंग के ऊपर रखा होता है। प्लानिंग सबसे नीचे मतलब कि बेस में होता है। और अगर किसी भी चीज का बेस, वो कहते हैं ना कि अगर बच्चे का बेस मजबूत नहीं है तो आगे वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता है। अगर मान लीजिए अभी आप ग्रेजुएशन है, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। देन कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट, द एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द एस्टिमेटेड रिजल्ट। फिर जब आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपने जो प्लानिंग में जो एस्टिमेशन किया था और जो आपके एक्चुअल रिजल्ट आएंगे आफ्टर द एग्जीक्यूशन, the results that you have, you will compare those actual results with your planned results, your estimated results। जब आपने प्लानिंग किया था तब आपने कुछ रिजल्ट एस्टिमेटेड किए थे। मनप्रीत बेटा आप प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। मनप्रीत बेटा आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक। तो आपने जो प्लानिंग किया था वो आपके एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्लानिंग कितनी सक्सेस हुई। आपकी फोरकास्टिंग आपने जो की थी ना, कितनी सक्सेस हुई है। उसी के बेस पर फिर जब अगले आगे कभी फोरकास्टिंग करनी होगी तब आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से उसको फोरकास्टिंग करनी है। नाउ रिफाइनिंग द फोरकास्ट, जब आप आपके एक्चुअल रिजल्ट फोरकास्ट होंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको कैसे रिफाइन करना है। क्योंकि जो डेविएशन होंगे, जो एक्चुअल रिजल्ट होगा और जो एस्टिमेटेड रिजल्ट होगा, उसमें जो डेविएशन होंगे वो आपको रियल होते हैं। वो आपको एहसास कराएंगे कि आपने क्या सोचा था और क्या हुआ। तो जब आप कभी फोरकास्टिंग करेंगे तब आप जो है उन चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि आपका डेविएशन कम से कम, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन कमी, कभी यार ये कभी क्यों आपके सोए जो एक्चुअल जल्दी। रिजल्ट। मनप्रीत बेटा अपना माइक बंद कर दीजिए। ठीक। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग। हाँ जी। अब इसके फोरकास्टिंग के टेक्निक्स हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यहां तक अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। इफ समवन हैज एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क नाउ। किसी की कोई क्वेरी है? क्या? और हाँ, वन थिंग और, सारे लोग चैट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए प्लीज अटेंडेंस के लिए। एवरीबडी राइट डाउन अरे योर नेम इन गुड्डू। चैट सेक्शन। सभी लोग चैट सेक्शन पर अपना नाम लिख दीजिए। यही आपकी अटेंडेंस होगी क्योंकि ये रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा। रिकॉर्डिंग चलती है ना, तो आपका ये जो है जैसे आप नाम लिख जाते हैं तो मेरे उसमें ये आ जाता है सब। एवरीबडी राइट डाउन योर नेम प्लीज। अभी बहुत से कई लोगों, बच्चों ने नहीं लिखा अभी अपना नाम। All the students, please write down your name in the chat section for attendance purpose. सभी बच्चे अटेंडेंस के लिए अपना नाम चैट सेक्शन में लिख दीजिए।
डोली, आपने अपना नाम नहीं लिखा बेटा, नाम लिख दीजिए। डोली यादव, राइट डाउन योर नेम। मनप्रीत कौर, आप अपना नाम लिख दीजिए। लिख दिया सर। ओके। नबील, आपने अपना नाम लिख दिया। नबील, Yes, sir, प्लीज लिख राइट यस दिया। डाउन योर सर। नेम। और क्या ऑब्जेक्शन है? ओके। चलिए ठीक। ओके, so thank you to all of you. See you on next turn.